नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिव स्टडी पर। बिहार दरोगा 1799 पोस्ट के लिए सबसे लेटेस्ट और नया प्रैक्टिस सेट आ गया है, जो कि एडिटोरिया की तरफ से अंतिम प्रहार यह आपका प्रैक्टिस सेट है। ये काफ़ी लाजवाब है। कई अति महत्वपूर्ण यानी प्रश्न इसमें पूरा सेट किया हुआ है और आपको लेटेस्ट करंट अफेयर भी मिलेगा इसमें सभी, जो कि 2025-26 वाले सभी एग्जाम में आपको काम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये पूर्णतः आपकी परीक्षा पद्धति पर आधारित है और वॉल्यूम 3 मॉडल सेट आया है, पूरा अपडेटेड है। इसके पहले 1-2 आ चुका था, इसके बाद ये आपका वॉल्यूम 3 आया है। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल आपको कितना 15 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया हुआ है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जो 15 प्रैक्टिस सेट इसमें इसमें दिया हुआ है, 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है इसमें। ठीक है, और इसमें पहला जो टेस्ट है वो हम आपको करवा चुके हैं। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हैं या तो नए जुड़े हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, सभी प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का, जो कि आपके एग्जाम के पूर्णतः आपके जो पैटर्न है और जो कि सिलेबस है उसके अनुकूल पूरा इसको सेट किया गया। ठीक है, सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई क्वेश्चन ऐसे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और करंट अफेयर पूरा अपडेटेड रहेगा और साथ में हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो आपको करंट अफेयर बताएंगे पूरा आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, साथ में आप लोग भी आंसर लगाइएगा, है ना। और कितना इसमें मार्क्स आया आपका, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए, कोहिनी और घुटने की संधि निम्नलिखित में से किस अस्थि संधि का उदाहरण है। तो कोहिनी और घुटने का ये जो संधि होता है ये किस संधि का उदाहरण है, तो इसे हिंज संधि कहा जाता है। क्यों हिंज संधि कहा जाता है? देखिए, हिंज संधि किसे बोलते हैं? जो हड्डी जहां पर जो होता है ना संधि, जो ज्वाइंट होता है, जो आप एक तरफ केवल है ना एक तरफ आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? हिंज संधि कहलाता है। जैसे कि हाथ को ना कलाई आपके हाथ का जो है एक तरफ आप मोड़ सकते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, उसी प्रकार पैर का जो है एक ही तरफ जिसको मोड़ सकते हैं आप, वो हिंज संधि कहलाता है। ठीक है, इसी टाइप के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे ये क्या हुआ, हिंद हिंज संधि हुआ। ठीक है, इसी तरह आता है एक बॉल और सॉकेट जोड़, है ना। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट जो होता है वो कंधा और कुल्हा में होता है, जो लगभग सभी दिशाओं में गति करता है ना, सभी दिशाओं में घूम सकता है। तो वो कौन सा होता है? कंधा और कुल्हा का जो कहलाता है क्या, बॉल या तो सॉकेट ज्वाइंट कहलाता है। ठीक है, फिर इसी तरह आता है पाइवट ज्वाइंट, है ना, यानी कि पीबट या तो पाइवट ज्वाइंट जो होता है ये क्या होता है? पाइवट जोड़ जो होता है ये गर्दन में होता है, जो सिर को दाएं और बाएं घुमाने में मदद करता है। तो पाइवट ज्वाइंट जो है ये क्या करता है? बाएं और दाएं घुमाने में ये मदद करता है। एक होता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, है ना। ग्लाइडिंग ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है ये क्या करता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है कलाई और टखने की कुछ हड्डियों में होता है, जो एक दूसरे पर फिसलती है ना, ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहलाता है। ठीक है, एक दूसरे पर ये फिसलती है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं इसे, या तो प्लेन ज्वाइंट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है। तो हिंज संधि के बारे में पूछा था, हिंज यानी कोहिनी और घुटने में क्या हिंज संधि पाया जाएगा, जो कि केवल एक तरफ मुड़ता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर कुछ हड्डी से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण जो इस चैप्टर से प्रश्न आएगा वो यहाँ पर आपको रिवीजन करना है। जैसे कि हड्डी से हड्डी जोड़ने वाला उत्तक वो कौन सा होता है? तो वो कहलाता है क्या? लिगामेंट कहलाता है ना। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक वो लिगामेंट कहलाता है ना, जिसे आप क्या स्नायु भी इसको हिंदी में बोलते हैं ना, क्या स्नायु। ठीक है, और यही मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है? वो कहलाता है टेंडन। क्या कहलाता है? टेंडन। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये सब। टेंडन इसे क्या हिंदी में कंदरा भी बोला जाता है ना, इसे हिंदी में आप क्या बोल सकते हैं? कंडरा, है ना, कंडरा बोल सकते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, कंडरा। ठीक है, ये क्या करता है देखिए फिर समझिए, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला, ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला लिगामेंट है। हड्डी को हड्डी से, देखिए ऐसे याद करिएगा ताकि कंफ्यूजन हो। देखिए, हड्डी से हड्डी दोनों जो वॉइस आ रहा है ना, हड्डी हड्डी और टेंडन, ये टेंडन नहीं होगा। देखिए दो तीनों एक जैसा वॉइस आ रहा है ना, हड्डी हड्डी टेंडन, तो ये वाला नहीं होगा। हड्डी से हड्डी जो जोड़ेगा वो लिगामेंट है ना, हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा लिगामेंट, और मांसपेशी को हड्डी से जो जोड़ेगा वो है टेंडन है। ठीक है, तो याद रखना है इस तरह से इसको। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है इसको। ठीक है, यहीं पर आपको कुछ याद करना है क्या, जैसे कि दो हड्डियों के जोड़ को क्या बोलते हैं? तो ज्वाइंट कहा जाता है। क्या? ज्वाइंट या तो संधि कहा जाता है। ठीक है, संधि मतलब ज्वाइंट कहा जाता है, दो हड्डियों के जोड़ को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और भी यहाँ से पूछा जाता है, जैसे हड्डियों में जो मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो ये कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा पाया जाता है ना, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। और सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो कौन सा है? तो फीमर हड्डी है, जो कि जांग में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी पूछे तो अस्टेपिज हड्डी है, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स याद रखना है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है मालूम, एसएससी में कई बार आया है, फिबुला फिबुला और फिबुला और टीबिया, है ना, पूछेगा ये हड्डी कहाँ पाई जाती है। फिबुला और टीबिया जो हड्डी है ना, ये कहाँ पाई जाती है? ये आपको निचले पैर में घुटने से टखने तक पाई जाती है ना, निचले पैर में घुटने से टखने तक पाई जाती है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है ना, हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस पानी के
पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो जल का शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रतीक क्या है? Cl। परमाणु संख्या क्या है? 17 और इसका परमाणु भार कितना है? लगभग 35 है। ठीक है, जल की अगर बात करेंगे तो जल का जो सूत्र होता है क्या? H2O होता है ना। जल का अनुभार पूछे तो कितना होता है? 18 होता है ना। जल का भार 18 हो गया। जैसे हाइड्रोजन का H2 है ना, एक यानी 2 हो गया, और ऑक्सीजन के कितना होता है? 16 होता है परमाणु भार। तो कितना हो गया? टोटल 18 हो गया इसका जल का अनुभार। सार्वभौमिक विलायक किसे कहा जाता है? तो जल को कहा जाता है। ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। यहीं पर आपसे पूछा जाता है क्या? जल संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? जल संरक्षण और प्रदूषण निवारण जो अधिनियम है भारत में कब पारित हुआ था? 1974 में पारित हुआ था। ठीक है, यहीं पर ऑप्शन आपको देगा कि जल संरक्षण और प्रदूषण जो नियंत्रण अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन में दे देगा 1972, 73, 74, 75। तो आंसर क्या लगाना है? देखिए 1972 दे दिया, 1973 दे दिया, ठीक है, फिर 1900 आपको 86 दे दिया। तो आंसर कैसे लगाना है कि कौन सा होगा? तो खटाक से इसको लगाना है। ऐसे देखिए जल का अधिकतम घनत्व कितना? 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 4 वाला आंसर लगाना है ना, 1974। थोड़ा सा हिंट रखेंगे, आपको काम आता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसलिए काफी आपको हेल्प मिलता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है अधिकतम घनत्व होता है, तो जल संरक्षण अधिनियम 4 वाला हो गया। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 में है। वन्य जीव 72। प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम भारत में कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 73 में। टाइगर, टी से 3 वाला है ना, 3 वाला 1973 वाला प्रोजेक्ट टाइगर 1973, टाइगर 3 वाला। ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। ठीक, चलिए ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? 2 फॉर्मूला याद रखना है, काफी आपको हेल्प मिलता है। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, चाहे कोई भी एग्जाम बीपीएससी हो, सभी में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और किसी में पूछा जाएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। एक फॉर्मूला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? आर बराबर क्या होता है? रो, ये इसको पी थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं, रो एल बाय ए। ठीक है, अब ये क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है? चालक की लंबाई, ये क्या है? लंबाई। लंबाई बढ़ने पर क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। देखिए चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो देखिए लंबाई बढ़ाएंगे अगर तो क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये वाला सही है। ठीक है, चालक का प्रतिच्छेद का क्षेत्रफल, एरिया जो है, ये क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तो ये भी चालक के प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर भी ये निर्भर करेगा, है ना। यानी कि ये इसको अगर जब घटाएंगे तो ये क्या होगा? बढ़ेगा, जबकि इसको बढ़ाएंगे, नीचे वाला जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा, यानी इस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, फिर क्या हुआ? चालक के तापक्रम पर। तो चालक के तापक्रम पर क्या होता है? तो इसमें होता है कि चालक का तापक्रम, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध जो है ना वो भी बढ़ेगा। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है? तो ओम का एक नियम याद रखना है। एक तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, आर बराबर, ये आर क्या? प्रतिरोध है, एल क्या? लंबाई चालक की, और ये क्या है? ए क्या है? चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। और एक फॉर्मूला जो होता है ओम के नियम से, भी बराबर आई आर होता है ना, भी बराबर आई आर, है ना। तो यहीं पर क्या है? जैसे कि आई वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रतिरोध जो है, मतलब धारा क्या बढ़ेगा, है ना, और प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, धारा आई बराबर भी बाय आर हो सकता है ना। तो क्या प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा घटेगा, लेकिन इसमें जो वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा बढ़ेगा। और ये क्या है? वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपका ये आई 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 जैसे आई, धारा बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा। और आप ये भी लिख सकते हैं जैसे कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा? धारा घटेगा। ठीक है, और ताप बढ़ाएंगे तो धारा क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि ये सभी निर्भर करता है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हुआ। तो यानी मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें सबसे पहले क्या है? आपको ये वाला याद रखना है, और ओम का नियम का जो सूत्र होता है भी बराबर आई आर याद रखना है। ठीक है, भी बराबर आई आर, यहीं से आपको आर बराबर निकाल सकते हैं, भी बटे आई हो जाता है। ठीक है, या तो भी बटे आर बराबर क्या होता है? धारा निकल जाता है। ठीक है, आई यहाँ रखें तो भी बटे आर हो गया, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाता है क्या प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम होता है। लेकिन प्रतिरोधकता का पूछेगा तो वहां भी ओम नहीं लगाना है, आंसर क्या लगाना है? ओम मीटर लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रतिरोधकता में क्या था? ओम मीटर हो जाता है। थोड़ा सा आपको ऐसे ध्यान रखना है। देखिए प्रतिरोध छोटा है, इसको इकाई मात्रक क्या हुआ? ओम। प्रतिरोधकता बड़ा हुआ, ओम मीटर, है ना। प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर हो जाता है। नेक्स्ट क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो रेडियो एक्टिव तत्व इसमें कौन सा नहीं है? देखिए प्लूटोनियम है, थोरियम है, ये वाला नहीं। टाइटेनियम जो है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। चलिए, रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी वेक्यूरेल ने किया था। रेडियम और पोलोनियम, इसका खोज किसने किया था? मेरी और पियरे क्यूरी ने किया था। रेडियो धर्मिता का ऐसा इकाई पूछा जाता है तो कौन सा क्या होता है? बेक्यूरेल होता है ना, बेक्यूरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 में, डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग निम्न किन बीमारियों के लिए किया जाता है? तो डीपीटी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? डिप्थेरिया
पर्टुसिस और टेटनस, है ना। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस का मतलब होता है क्या, पर्टुसिस का मतलब होता है काली खांसी, है ना। पर्टुसिस का हिंदी क्या होता है, काली खांसी होता है। और ये टेटनस हो गया, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें, ऑर्थोपोडा संघ में पाया जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है क्या जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो वो ऑर्थोपोडा संघ है। सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा, जिसमें क्या है जंतु जगत का लगभग 2/3 है ना जीव जो है इसी में पाया जाता है, ऑर्थोपोडा में, है ना। जैसे इसमें पूरा कीट जो आगे जितने भी कीट होते हैं, केकड़ा, झींगा, मकड़ियाँ, कॉकरोच, ये सब किसमें, ऑर्थोपोडा संघ में पाया जाता है। ठीक है, ऑर्थोपोडा संघ से ही आपसे पूछा जाता है क्या, जैसे कि खुला परिसंचरण किस में पाया जाएगा, तो ऑप्शन में दे देगा आपको कॉकरोच। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, कॉकरोच हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्थोपोडा संघ में आता है। कॉकरोच से 2 प्रश्न बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। देखिए, एक तो क्या था, खुला परिसंचरण तंत्र पूछेगा तो कॉकरोच। कॉकरोच से एक चीज पूछा जाएगा क्या कि कॉकरोच में जो उत्सर्जन अंग होता है उसका नाम क्या है, तो मालपिघियन नलिकाएं होती है। क्या, मालपिघियन, है ना, मालपिघियन नलिकाएं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, मालपिघियन नलिकाएं। तो मालपिघियन नलिकाएं क्या, कॉकरोच में उत्सर्जन अंग होता है, या तो इसको बोलिए आप ऑर्थोपोडा में, है ना। तो ऑर्थोपोडा संघ में जो मुख्य रूप से उत्सर्जन अंग क्या होता है, तो मालपिघियन नलिकाएं होती है। ठीक है, मालपिघियन नलिकाएं याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या सबसे बड़ा संघ बताए थे आपको, ऑर्थोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा संघ पूछे तो मोलस्का, जिसमें घोंघ, सीप, घोंघा, है ना, जो घोंघा होता है, सीप, ऑक्टोपस और स्क्विड, ये सब जो जीव है पाया जाता है किसने, मोलस्का संघ में पाया जाता है। तो ऑक्टोपस पूछा जाता है आपसे, डायरेक्ट पूछा जाएगा ऑक्टोपस जो जीव है किस संघ में पाया जाता है, तो मोलस्का संघ में पाया जाता है। घोंघा मोलस्का संघ में, सीप जो मोती होता है, सीप, ये सब क्या मोलस्का संघ में पाया जाता है। ठीक है, समुद्री जीव किस में पाया जाता है, तो समुद्री जीव जितना भी है ज्यादातर मतलब जलीय जीव समुद्री जीव है वो इकाइनोडर्मोटा में पाया जाता है। किसमें, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। पूछेगा आपको जोंक और केंचुआ किस संघ में पाया जाता है, तो आंसर क्या लगाइएगा, जोंक और केंचुआ। जोंक और केंचुआ ये किस में पाया जाता है, तो एनिलिडा संघ में पाया जाता है। जोंक और केंचुआ एनिलिडा संघ में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो लिमोनाइट ये किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है ना। लिमोनाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये सब क्या लोहा का अयस्क है। लेड का अयस्क कौन सा मुख्य रूप से, तो ये है गेलेना। पूछेगा गेलेना किसका अयस्क है ना, तो गेलेना किसका, सीसा का अयस्क है, यानी कि लेड का अयस्क है ना। कोबाल्टाइट, कोबाल्टाइट जो है ये कोबाल्ट का अयस्क है। और पूछेगा कार्ने लाइट, है ना, कार्ने लाइट किसका अयस्क है, तो कार्ने लाइट जो है ये किसका हो जाएगा, पोटेशियम का अयस्क है। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको बार बार रिपीट होता है, कौन सा, तो पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, तो यूरेनियम का अयस्क है। ठीक है, ध्यान रखना, पिच ब्लेंड यूरेनियम का। और मोनाजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का अयस्क है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा केलामाइन किसका अयस्क है, तो केलामाइन ये किसका अयस्क है, तो केलामाइन है आपका किसका, जस्ता का अयस्क है। हमेशा याद रहेगा कैसे, तो केला संस्था है, यानी कि केलामाइन हो गया, जस्ता का अयस्क हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रोमन बिट्रोल भी कहा जाता है, तो रोमन बिट्रोल इसे नीला थोथा को कहा जाता है ना, नीला थोथा को रोमन बिट्रोल भी कहा जाता है। नीला थोथा का रासायनिक जो नाम है ये क्या है, कॉपर सल्फेट है ना। फॉर्मूला क्या होगा कॉपर सल्फेट का, CuSO4 और 5H2O, 5H2 है ना, ये कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है। इसी तरह आपसे पूछा जाता है ये वाला हरा कशिश वाला, तो हरा कशिश किसे बोलते हैं, तो फेरस सल्फेट को बोला जाता है ना। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी कि Fe, और सल्फेट यानी SO4, और हेप्टाहाइड्रेट यानी कि 7H2O, है ना, इसे बोलते हैं क्या, हरा कशिश कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल भी कहा जाता है, तो नोबेल का तेल किसे कहा जाता है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल भी कहा जाता है। अब यहीं पर आपको अगर पूछा जाता है नोबेल गैस किसे कहा जाता है, तो नोबेल गैस में जिसे उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है और अक्रिय गैस भी कहा जाता है। वो नोबेल गैस किस वर्ग में पाया जाता है, 18वें वर्ग में पाया जाता है, जो कि कौन कौन सा है, तो कितने 6 है, आपको मुख्य रूप से याद रखना है। तो वो है हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, और क्या जेनोन है, और रेडोन है ना। कई बार आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अक्रिय गैस है या तो नोबेल गैस है, इसमें से कौन सा नहीं है नोबेल गैस। ठीक है, तो ये 6 याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। हमेशा याद रहेगा कैसे रखना है ना अगर करके जीरो रन, है ना अगर करके जीरो रन, है ना से क्या होगा हीलियम, नियोन, अगर कर से नहीं आर्गन, क्रिप्टोन, जीरो रन से नहीं जेनोन और रेडोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक यानी सबसे प्रबल जो है ऑक्सीडाइजिंग
कौन सा तत्व है? तो कौन सा है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए फ्लोरीन से एक प्रश्न आता है ना कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो ये है फ्लोरीन ही, ठीक है। सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या क्या है? एफ है, प्रतीक क्या? एफ है। तो फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होता है, ठीक है। सबसे अधिक जो होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो वो है क्लोरीन, है ना। क्लोरीन का जल के शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है ना। परमाणु संख्या इसका कितना है? 17 है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। भू प्रॉपर्टी में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, ठीक है। याद है नहीं सब? ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे तो ओजोन जो होता है क्या होता है? O3 होता है। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टली ने किया था। और जोसेफ प्रिस्टली ने किसका? हंसाने वाली गैस यानी N2O की खोज भी किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टली ने किया था, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक है हर्टविग। कौन है? हर्टविग करेक्ट आंसर है। अब यहीं पर क्या कंफ्यूजन करने वाला आपको क्वेश्चन 2 और आ जाएगा, क्या मालूम? देखिए जीव द्रव्य जो है का सिद्धांत का प्रवर्तक है हर्टविग, लेकिन जीव द्रव्य का खोज किसने किया था मालूम? तो जीव द्रव्य का खोज पूछेगा तो क्या बताना है आंसर? खोज बताना है डू जार्डिन। कौन है? डू जार्डिन। कब किया था? डू जार्डिन ने जीव द्रव्य की खोज 1835 में किया था। लेकिन जीव द्रव्य नाम किसने दिया था? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म, ये नाम किसने दिया था? तो ये नाम दिया था आपको पुरकिंजे ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि नाम किसने दिया तो पुरकिंजे आंसर लगाना है, ठीक है। खोज किसने किया था? तो डू जार्डिन आंसर लगाना है। पुरकिंजे इसका नाम कब दिया था? 1839 में दिया था, ठीक है। यानी 3 प्रश्न देखिए जीव द्रव्य से हो गया। सिद्धांत का प्रवर्तक हार्टविग, खोज किसने किया? डू जार्डिन 1835 में। फिर 1839 में इसका नाम जो प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य नाम दिया था किसने? तो पुरकिंजे ने दिया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ने पर किसी व्यक्ति में टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है? तो किसका? कीटोन के ना। कीटोन की मात्रा बढ़ने पर टाइप 1 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो डायबिटीज ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव आमतौर पर फलीदार पौधों के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है? तो जैव उर्वरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो राइजोबियम का इस्तेमाल किया जाता है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या? माप के साथ जो है ना उपकरण का मिलान करना है। तो इसमें देखिए पोलारीमीटर, ये किसको मापते हैं? तो इसमें देखिए पोलरिटी मीटर जो मापते हैं, इस टाइप में जो प्रश्न आएगा जब मिलान करने वाला, तो इसमें क्या कुछ चीजें अगर आप जो जानते हैं पहले उसको मिला लेना है, हो सकता है आपका आंसर आ जाए, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना आपको इस टाइप की चीजों पर। जैसे रूलर, तो रूलर अगर याद है आपको ये किस में? तो रूलर ये माप किस में मापने में काम आता है ये रूलर? तो ये मापने में आता है काम समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, है ना। समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापा जाता है। आपको नहीं ये वाला तो होगा, ये वाला, ठीक है। रूलर होगा क्या? लंबाई मापते हैं, ठीक है। डी का एक क्या होगा? एक होगा, है ना। रूलर क्या मापते हैं? लंबाई, है ना। लंबाई को मापते हैं रूलर, यानी कि डी का एक होगा। अब डी का देखिए एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। तो रूरल के बारे में अगर जानते हैं तो आंसर आपका आ चुका है, बाकी नहीं भी जानते कोई दिक्कत नहीं। रूलर क्या लंबाई मापा जाता है, यहाँ के डी का एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। बाकी चीजें यहाँ पर मिला सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोलारीमीटर जो होगा समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापता है। फिर क्या? पोटेंशियोमीटर, ये क्या मापेगा? तो विद्युत विभवांतर, है ना। पोटेंशियोमीटर विभवांतर हो गया। और कैलोरीमीटर जो है ये क्या? तो विशिष्ट ऊष्मा क्षमता मापता है। और रूरल हो जाएगा लंबाई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक अस्थिर वस्तु अस्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए? तो ये कौन सा नियम है? न्यूटन का पहला नियम है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। और न्यूटन के पहला नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। और न्यूटन के पहला नियम से ही बल की परिभाषा निकलता है। और न्यूटन के दूसरा नियम से क्या? बल का व्यंजन यानी कि सूत्र निकलता है, बल बराबर एम ए, है ना, द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक है। और न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आपको उदाहरण से पूछा जाता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, जैसे रॉकेट न्यूटन की गति का तीसरा नियम पर आधारित है। और फिर बात करेगा क्या? अगर आप है नाव से नदी में छलांग लगाते हैं तो नाव पीछे की ओर आ जाता है, वो कौन सा? न्यूटन के तीसरा नियम से है। जब बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो बंदूक पीछे को झटका मारता है, ये न्यूटन के तीसरा नियम का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी जो है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? देखिए
यह पृथ्वी की सतह पर हर जगह स्थिर होता है, ये गलत है। यह बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये गलत है। यह ऊंचाई बढ़ने के साथ घटती, ये सही है ना। ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, ये घटती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 में, किस प्रकार की तरंग का विस्थापन तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत होता है। लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी प्रस्थ, परपेंडिकुलर प्रस्थ, परपेंडिकुलर प्रस्थ है ना, ऐसे रिलेट कर लेना, हमेशा याद रहेगा। यानी कि अनुप्रस्थ में क्या होता है, परपेंडिकुलर है ना, अनुप्रस्थ परपेंडिकुलर, ठीक है ऐसे। और क्या जैसे पूछा जाता है प्रकाश कौन सा तरंग है, तो प्रकाश प्रस्थ यानी कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, और जबकि ध्वनि धैर्य यानी कि ध्वनि अनुधैर्य तरंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या के मान में क्या परिवर्तन होता है, तो परमाणु की त्रिज्या क्या होता है, बढ़ती है ना। परमाणु का आकार या त्रिज्या क्या होता है, नीचे आने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्या, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए उपयोगी है, तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग जो है ये सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने में किया जाता है, डायनामाइट के निर्माण में किया जाता है, उर्वरक के निर्माण में किया जाता है, यानी कि सभी सही है। आंसर क्या हो, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। गोदावरी नदी के बारे में कौन सा गलत आपसे भी पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है, ये सही है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, प्राणहिता और इंद्रावती है, ये भी सही है। प्राणहिता वर्धा पेनगंगा और बेनगंगा के संगम से बनी है, ये भी सही है। यह केवल महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश उड़ीसा में प्रवाहित होती है, ये गलत है। केवल जो लिख दिया ये गलत है, केवल महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश उड़ीसा में नहीं बल्कि यहाँ तो होता ही है, साथ में कहाँ कहाँ होता है, तो साथ में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी ये प्रवाहित होती है, यही वाला गलत है, केवल लिखा इसलिए गलत है। गोदावरी वही है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण गंगा गोदावरी, दक्षिण की गंगा बोले तो कावेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है, तो चेरू थोनी बांध ये किस राज्य में, चेरू क्या चेरू थोनी, तो चेरी थोनी हो जाएगा, ये केरल में है, ठीक है। चेरू थोनी जो है ये कहाँ है, केरल में, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा और ये वाला आंसर नहीं होगा, एक का 4 हो गया। और इंदिरा सागर बांध ये किस कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में मिलेगा इंदिरा सागर बांध, तो बी का 1 होगा, है ना। बी का 1 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि आंसर सी आपका आ गया है, ठीक है। फिर आगे मिला लीजिए, कृष्ण सागर बांध जो है ये कहाँ हो जाएगा, तो कृष्ण सागर कर्नाटक में हो जाएगा। अब मैतूर बांध कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में, ना मैतूर तमिल है ना, मैतूर तमिलनाडु में, ठीक है। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तातीपाका तेल शोधन जो तेल शोधन शाला ये किस राज्य में स्थित है। तातीपाका तेल शोधन शाला ये किस राज्य में स्थित है, तो ये है कहाँ मालूम, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए तातीपाका है ना, इसी तरह दो क्वेश्चन और है मालूम, कन्फ्यूजन कर सकता है आपको, देखिए इसलिए कन्फ्यूजन वाला जो है वो ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है, और उस चीज़ों को आप एक साथ पढ़ते हैं तो क्या कन्फ्यूजन नहीं होता है। ऐसे क्या ये याद करके भी गए, एग्जाम में क्या होगा, तीनों को अगर जो कन्फ्यूजन वाला चीज़ एक साथ नहीं पढ़े, रिविजन नहीं किया, तो वहाँ पर गलती हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। पढ़े हुए चीज़ें गलती हो जाती है। तो देखिए एक ताती पाका है ना, एक है ताता ताता पानी, ठीक है, और एक इसी तरह है तप्त पानी, ठीक है। और ये तीनों अलग अलग राज्य में है। तातीपाका तेल शोधन कारखाना पूछा तो आंध्र प्रदेश आंसर हुआ। ताता पानी एक क्या गर्म जलकुंड है, गर्म जलकुंड है, ये कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है। ताता पानी गर्म जलकुंड है, ये छत्तीसगढ़ में, जबकि तप्त पानी है ना, ये भी गर्म पानी के झरना के लिए ये प्रसिद्ध है। तप्त पानी एक स्थल है, जगह है, ये कहाँ, उड़ीसा में है, ठीक है। तो अच्छे से समझिए, फिर से समझिए, देखिए तातीपाका तेल शोधक आंध्र प्रदेश, तातीपाका तेल शोधक कारखाना आंध्र प्रदेश, और ताता पानी गर्म जल कुंड है, ये ताता पानी छत्तीसगढ़ में, ताता पानी छत्तीसगढ़ में, और तप्त पानी उड़ीसा में, तप्त पानी उड़ीसा में, ठीक है। तो ऐसे सबको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित बंदरगाहों और उनसे संबंधित राज्यों में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ये महाराष्ट्र में है, ये तो सही है, क्योंकि नोहावा सोबा जो बंदरगाह है ना उसी का नाम रखा गया क्या, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र में है। मारमा गोवा नाम से ही सही है ना, गोवा में है, मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ है, गोवा में है। एन्नोर बंदरगाह क्या केरल में है, ये गलत है ना। एन्नोर बंदरगाह कहाँ पर है, तो ये मिलेगा आपको तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में, ठीक है। यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। बाकी पारादीप ये भी आपको अच्छे से याद करवाए थे क्या, पारादीप, द्वीप मतलब क्या होता है, इसको द्वीप है ना, उड़ता है, ऐसे जब द्वीप का जो लो है क्या उड़ता है, यानी कि द्वीप हो जाएगा कहाँ, उड़ीसा, उड़ता है यानी उड़ीसा, ठीक है। ये सब अच्छे से आपको याद करवा दिए थे ना, उड़ीसा हो जाएगा, पारादीप उड़ीसा। जैसे गोवा नाम से याद रहेगा, मारमा गोवा, गोवा में होगा। जैसे कांडला बंदरगाह पूछे तो कहाँ हो जाएगा,
तो गुजरात में है। याद कैसे करवाए थे? रात में कांड हो गया था, है ना, रात में कांड हो गया यानी कि कांडला गुजरात में है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो महिला साक्षरता दर किसमें? तो लक्षद्वीप में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26, इसमें क्या है कि पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है, निम्नलिखित में से कौन उनमें सही है? तो 3 राज्यों में जो फैला है, ये अमन जो है आंध्र प्रदेश में ये सही है, कराईकाल जो ये आपका ये भी सही है तमिलनाडु में, और माहे केरल में, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया? यहाँ पर सभी सही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित भू आकृति और उनकी अवस्थिति को सुमेलित करें। जैसे जलोढ़ पंख, ये आपको कहाँ पर बनती है? जलोढ़ पंख ये हो जाएगा आपको क्या पर्वतीय गिरिपाद में, है ना। जलोढ़ पंख जो है पर्वतीय गिरिपाद में, एक का क्या होगा? 4 होगा, एक का 4, ठीक है। और फिर बात करेंगे आगे आप क्या, भी आकार की घाटी, ये कहाँ पर बनती है? भी आकार की घाटी ये पर्वतीय क्षेत्र में, भी आकार की घाटी पर्वतीय क्षेत्र में, यानी कि बी का एक कहाँ है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी डेल्टा क्षेत्र कहाँ हो जाएगा? तो डेल्टा हो जाएगा समुद्र तट में, और चाप झील ये कहाँ पर बनेगा? तो ये नदी के निम्नतर फैलाव में, नदी के निम्नतर फैलाव में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित जलधाराओं और महासागरों में कौन सुमेलित नहीं है? हमबोल्ट की धारा जो है प्रशांत महासागर की है, ये वाला सही है। गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये सही है। फ्लोरिडा जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में, ये गलत है, ये उत्तरी में, कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये फ्लोरिडा, ठीक है, ये गलत हो गया। अलगुहास ये हिंद महासागर में, ये सही है। नेक्स्ट क्या है, आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए वे सभी किसके बारे में पूछा? देखिए आरंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा साम्राज्यवाद की आर्थिक आलोचना के बाद, तो वे सभी विदेशी पूंजी के बड़े पैमाने पर निवेश का विरोध करते थे, तो ये सभी पर विरोध करते थे, ये गलत है, ठीक है। फिर क्या, उन्होंने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के साधन के रूप में स्वदेशी के विचार को लोकप्रिय बनाया, ये सही है। उन्होंने किसानों पर कराधान का बोझ हल्का करने के लिए भू राजस्व में कमी लाने हेतु आंदोलन किए, ये सही है। यानी कि 2 और 3 सही है। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30, बौद्ध ग्रंथों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है? तो प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखे गए, तो ये तो सही है ना। बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया था। फिर क्या है, पाली भाषा कन्नौज तथा या उत्तरी बिहार में बोली जाती है, ये गलत है, क्योंकि पाली भाषा जो है ये कन्नौज और दक्षिणी बिहार में बोली जाती है, कहाँ? उत्तरी में नहीं, दक्षिणी में, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। फिर क्या, महात्मा गांधी के पूर्व जन्मों की कथाएं जो है जातक कहलाती है, ये सही है ना। तो 1 और 3 सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। देखिए जातक यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण है। एक बार तो सिंपल पूछ लिया जाता है, क्या क्वेश्चन इतना ही बड़ा था, जातक है बस इतना ही बड़ा। तो क्या है, तो गौतम महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जातक। नेक्स्ट क्या है, अस्थायी बंदोबस्त के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई थी? कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? कंपनी ने जो राजस्व तय किया वह इतना अधिक था कि उनके उसको चुकाने में जमींदारों की बहुत परेशानी हो रही थी, ये सही है। जो जमींदार राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, ये भी सही है। इस व्यवस्था से जमींदारों को की स्थिति में सुधार आया, किंतु कंपनी का कोई लाभ नहीं हुआ, ये भी सही है। यानी सभी सही है, ठीक है। अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है मालूम है ना? कई बार आपको बताते हैं। देखिए अस्थायी बंदोबस्त जैसा ही 4 है मालूम, अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, महालबाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है, और रैयतबाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है। चारों को याद रखना है, कभी कंफ्यूजन ना हो। हमेशा कोई भी क्वेश्चन आएगा चारों को आप साथ में रिवीजन कीजिएगा। देखिए हम बताते हैं आपको, अस्थायी बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, और स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। कौन है? लॉर्ड रिपन। दोनों में कंफ्यूजन ना हो, कैसे याद रखना है? देखिए स्थानीय बंदोबस्त है और स्थानीय स्वशासन है, तो स्थानीय बंदोबस्त 42 है ना। स्थायी बंदोबस्त कौन हो जाएगा? कॉर्नवालिस, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन हो जाएगा रिपन। तो बंदोबस्त जैसे आएगा तुरंत दिमाग में आएगा क्या? बंदोबस्त 42, नॉट रिपन। तुरंत दिमाग में आएगा, रिपन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बंदोबस्त 42, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे क्या, महालबाड़ी व्यवस्था। महालबाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो हॉल्ट मैकेंजी। कौन है? हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, तो महालबाड़ी, यहाँ पर लिख लीजिएगा, महालबाड़ी व्यवस्था का जनक किसे बोला जाता है? तो हॉल्ट मैकेंजी। कौन है? हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। महालबाड़ी व्यवस्था एक है रैयतबाड़ी व्यवस्था है। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किसने किया था? तो थॉमस मुनरो ने। किसने? थॉमस मुनरो ने किया था, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, थोड़ा सा आपको रिलेट करते हैं। तो क्या होता है मालूम,
याद रहता हमेशा, कंफ्यूजन नहीं होता। देखिए महालवाड़ी लो आ रहा है ना वॉइस, लो हॉल्ट, यहाँ पर लो आ रहा है लो, है ना, हॉल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे, हॉल्ट मैकेंजी का, और रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन हो जाएगा, थॉमस मुनरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं चारों याद हो गया होगा। देखिए अस्थायी बंदोबस्त 42, स्वशासन रिपन, महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, रैयतवाड़ी थॉमस मुनरो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 में क्या है, खुर्दा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो खुर्दा विद्रोह के बारे में कौन सा सही है। देखिए यह विद्रोह 1790 में हुआ था, क्या गलत है, क्योंकि यह विद्रोह कब हुआ था, 1817 की बात है ये। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया एक। फिर क्या इसका नेतृत्व बख्शी जगबंधु ने किया था, खुर्दा विद्रोह का, ये सही है। पाइका ने थाने और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों पर हमला किया था, ये सही है। ये विद्रोह में रैयत और जमींदार दोनों शामिल हुआ था, ये सही है। यानी कि 2, 3, 4, 2, 3, 4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, नहीं ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए। तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसका आंसर लगाए। देखिए आप लोग बिहार की दरोगा की जो तैयारी कर रहे हैं, आप काफ़ी कम समय में, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे उतना प्रैक्टिस, आप क्या समय है सिर्फ प्रैक्टिस करने का, जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितनी क्वेश्चन क्या होगा, जो एग्जाम में गलतियां होगी वो पहले आप यहाँ पर मिस्टेक होगा वो आप क्या होगा सीख जाएंगे। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है पूरा उसको आप सीखेंगे, किस टाइप का मिस्टेक हो रहा है उसको आप सीखेंगे। यानी कि आपका जितने अधिक से अधिक अभी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, अधिक से अधिक नए क्वेश्चन भी सीखेंगे, और जो मिस्टेक हो रहा है वो भी आपकी सुधार आ जाएगी, और सारे चीज़ें आपको रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। बाकी इस चैनल पर आपको सभी ऑनलाइन जो टेस्ट चल रहा है, जैसे आपका डबल स्टार हो गया, चाहे खाकी सीरीज हो गया 3.0, और आपका खान सर का है, सभी टेस्ट आपको यहाँ पर इस चैनल पर करवाया जा रहा है। बाकी जो लेटेस्ट टेस्ट है यानी कि वॉल्यूम 3 जो एडिटेरिया का है, और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है ना, तो ऑफलाइन टेस्ट वो भी आपको पर डे, है ना, जिस दिन आपको टेस्ट चल रहा है उसी दिन आपको सोल्यूशन भी मिल रहा है। ठीक है, इसे अभी तक कितना 8 सेट हो चुका है, 8 सेट का वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट सभी लगाना है। ठीक है, आपको शानदार तैयारी, बेहतर तैयारी हो जाएगी, और हम आपको क्या कर रहे हैं, सभी चीज़ें आपको रिवीजन करवाते जाएंगे। ठीक है, आप कहीं भी पढ़ें, आप कोर्स लेके पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, आपको सारा चीज़ यहाँ पर रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, सभी चीज़ें है ना, आपको जीके जीएस भी और करंट अफेयर भी आपको रिवीजन पूरा हो जाएगा। आप तो वीडियो देखते हुए आपको पता ही चल जाता होगा, सारी चीज़ें हम आपको रिवीजन करवाते हैं, चाहे साइंस का हो चाहे करंट अफेयर का हो, सब आपको रिवीजन यहाँ पर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 33 में क्या, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुआ था। तो क्या परिवर्तन हुआ था, तो देखिए इसमें क्या हुआ, अनेक कपड़े मिलें और साबुन माचिस के कारखाने और हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुली, ये बात सही है। फिर क्या हुआ, राष्ट्रवादी काव्य गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ, ये सही है। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई, ये भी सही है। यानी आंसर क्या हुआ, ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, सभी सही है। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था मालूम, जब है ना आपका क्या बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब, 1905 में हुआ था। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 1905 में ही हुआ था। ठीक है, और ये सब बात किसकी है, लॉर्ड कर्जन के समय की बात है ना। लॉर्ड कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905 तक था। इसी समय में आपको क्या, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1904 में। इसी 1904 में क्या, अभिनव भारत की स्थापना किया था, बीडी सावरकर ने किया था। सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास किसके समय, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा इसमें असत्य है ये बताना आपको। देखिए क्या है, सरकार हिंसक, गांधी इरविन समझौते के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, सरकार हिंसक और अहिंसक सभी प्रकार के राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति हो गई, ये गलत है। केवल हिंसक है ना, अहिंसक नहीं। ठीक है, तो मतलब एक ही इसमें होगा। ठीक है, बंदियों को रिहा करने पर सहमत हो गई थी। फिर क्या है, इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों को और शराब की दुकान पर धरना देने के अधिकारों को समाप्त कर दिया था, है ना, तो ये भी गलत है। ठीक है, इस समझौते में नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकान पर धरना देने के अधिकारों को समाप्त कर दिया था, ये भी गलत है। यानी कि ए और दो बी दोनों क्या है, असत्य है। यानी आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीसरा जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश प्रांतीय प्रशासन में लाए गए सुधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कौन सा, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है, प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था 1882 में समाप्त कर दी गई। तो ये बात सही है, मान लो ये समाप्त कर दिया गया था, ये सही है, समाप्त हो गया था ना। प्रांतों को निश्चित अनुदान देने की व्यवस्था जो है 1882 में समाप्त हो कर दी गई थी। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को अलग करने की दिशा में
पहला कदम 1870 में लॉर्ड मेयो ने उठाया था, ये भी सही है। यानी कि पूछा गलत कौन सा है, तो इनमें से कोई नहीं गलत होगा ना तो एक ना ही दो, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियों की खुदाई की, ये बस्तियां निम्नलिखित में से किस एक स्थान से नहीं मिली। तो जनपद नामक इकाइयों की कई बस्तियां की खुदाई की, ये बस्तियां किस स्थान पर नहीं मिला था, तो देखिए ये कौशाम्बी से नहीं मिला था, ठीक है। बाकी हस्तिनापुर, पुराना किला और अंतरजी खेड़ा से मिला था, कौशाम्बी से नहीं मिला था। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से किस तुर्क सरदार ने गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। तो गजनी को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था, ये था अल्पतगीन। कौन था, अल्पतगीन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 में क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो इसमें देखिए पहला क्या है, इसके शासनकाल में तमीसीरिन के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंध पर आक्रमण किया था, ये सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी तथा कालानौर से पेशावर तक अपना अधिकार स्थापित किया था, ये भी सही है। अली गुरसाप का विद्रोह इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, ये भी सही है। यानी कि तीनों सही है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर है ना, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये है क्या मालूम, जो आप पहले पढ़े होंगे ना कि जो भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट। तो बंगाल गजट को ही दूसरा नाम क्या है, इसको ये भी बोला जाता था कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर, है ना। बंगाल गजट को ही कहा जाता है क्या, कोलकाता जनरल एडवर्टाइजर। तो बंगाल गजट किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की, है ना। ऑप्शन क्या हुआ, डी करेक्ट आंसर हो गया। और ये यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो था अंग्रेजी, ठीक है, मतलब कि बंगाल गजट जो कि अंग्रेजी में था, है ना। बंगाल गजट पहला समाचार पत्र था। अब पहला हिंदी समाचार पूछे तो उदंत मार्तंड, क्या था, उदंत, है ना, उदंत मार्तंड, ठीक है। और उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे, तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। तो पूछे कि भारत में पहला हिंदी समाचार पत्र के संपादक कौन थे, पंडित जुगल किशोर सिंह थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म की ईश्वर में आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सत्य है जैन धर्म के बारे में। तो देखिए पहला क्या, जैन धर्म में ईश्वर का अर्थ है मुक्ति आत्मा, ये सही है, ठीक है। फिर क्या, जैन किसी भी रूप में ईश्वर की पूजा नहीं करते थे, ये गलत है, ईश्वर की पूजा करते थे। फिर क्या है, जैन धर्म यह नहीं मानता है कि ब्रह्मांड एक ईश्वर ब्रह्मा द्वारा सृजित है, बल्कि ब्रह्मांड स्वयं शाश्वत और शक्तिशाली है, ये सही है। यानी सत्य कौन सा है, 1 और 3 सही है। 1 और 3 कहाँ है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। जैन धर्म के बारे में मालूम 5 तीर्थंकर ऐसे हैं जिसका पूछा जाता है कि ये कौन से किस क्रम के तीर्थंकर थे। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे कि 23वें तीर्थंकर कौन थे। फिर पूछा जाता है कभी कभी आपको क्वेश्चन हार्ड करता है तो दूसरा तीर्थंकर कौन था, तीसरा तीर्थंकर कौन था, पूछा जाता है, ठीक है। तो 5 तीर्थंकर आपको याद रखना है, कौन कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा और 23वां और 24वां, है ना। टोटल 24 तीर्थंकर था। तो पहला तीर्थंकर कौन था, तो ऋषभ देव, कौन था, ऋषभ देव, ठीक है, याद रखना है ऋषभ देव। और ये जैन धर्म का संस्थापक भी था ऋषभ देव। दूसरा कौन था, अजितनाथ, है ना। पूछे जैन धर्म का दूसरा तीर्थंकर कौन थे, तो अजितनाथ थे। तीसरा तीर्थंकर कौन थे, संभवनाथ, है ना, संभवनाथ। पूछेगा जैन धर्म का तीसरा तीर्थंकर, तो ये संभवनाथ, है ना। तो ये थे पहले, ठीक है, ये हो गया पहले तीर्थंकर, ये दूसरे हैं और ये तीसरे हैं, ठीक है। ये हो गया 3 तीर्थंकर शुरुआत का, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ऋषभ देव, अजितनाथ और संभवनाथ। फिर 23वां तीर्थंकर पूछा जाता है तो वो पार्श्वनाथ, है ना। 23वां तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे पार्श्वनाथ, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, यही है हर एग्जाम में पूछा गया है। 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो ये पार्श्वनाथ थे। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वो आपको मालूम है महावीर स्वामी, है ना। ये 23वें और अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो ये था मोहम्मद शाह। कौन था अंतिम जो मुगल बादशाह था, मोहम्मद शाह था। सतनामी विद्रोह निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय हुआ था, तो सतनामी विद्रोह ये किसके समय हुआ था, ये औरंगजेब के समय हुआ था। औरंगजेब किस गुरु की हत्या करवाया था, तो गुरु तेग बहादुर की, ना। और जहांगीर किसकी हत्या करवाया था, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाया था। नेक्स्ट क्या है, निजी प्रयोज्य आय क्या होती है, तो निजी प्रयोज्य आय क्या होती है, तो ये निजी आय से परिवार द्वारा चुकाए गए प्रत्यक्ष कर घटाने के बाद प्राप्त आय, ये निजी प्रयोज्य आय होता है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सी मद अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है, कौन सी मद जो है
अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है, तो ये है सिगरेट उद्योग, है ना। सिगरेट उद्योग जो है अल्पाधिकार की परिभाषा के अनुरूप है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसने कहा था? तो ये किसकी उक्ति है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है? जेबी से ने कहा था। किसने? जेबी से करेक्ट आंसर है। एडम स्मिथ कौन है? तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मुखौटा लोक नृत्य किस राज्य से हो जाएगा? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, है ना। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अरुणाचल प्रदेश से करंट अफेयर याद रखने का पूछेगा। सेला सुरंग का संबंध किससे है? तो अरुणाचल प्रदेश से, है ना। सेला सुरंग दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। दीपू दर्रा का अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। यांगयाप दर्रा जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रा ये कहाँ मिलेगा? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47। पुस्तक एवं लेखक का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। हमेशा याद रहे, कैसे याद रखना है? देखिए, फ्रीडम मतलब क्या होता है? आज़ाद। लास्ट में क्या रहेगा? आज़ाद, है ना। ये देखिए, अबुल कलाम आजाद। तो इंडिया विंस फ्रीडम कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं, हमेशा याद रहेगा। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो फ्रीडम मतलब आज़ाद, अबुल कलाम आजाद, ये वाला सही है। पूछा था कौन सा युग्म सही है, तो यही सही हो गया। अब आंसर तो यही होगा ना। बाकी एक ही तो इस टाइप का ऑप्शन जो इस तरह से दिया है, एक ही एग्जाम सही होता है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर ऐसे याद रखते हैं तो काफ़ी हेल्प मिल गया आपको, है ना। इंडिया विंस फ्रीडम मतलब आज़ाद, अबुल कलाम आजाद करेक्ट आंसर हो गया। बाकी ये सब गलत हो जाएगा, क्योंकि एसेज ऑन गीता इसका लेखक कौन है? एसेज ऑन गीता के लेखक अरविंद घोष है, ठीक है। इसका कौन है? अरविंद घोष। और फिर बात करेंगे क्या कन्वीनियंट एक्शन के लेखक है नरेंद्र मोदी है, ठीक है। और हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी है, ठीक है। आंसर कौन हुआ? यही आपका सही था, एक ही। नेक्स्ट क्या है? शास्त्रीय नृत्य एवं संबंधित कलाकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो देखिए, इसमें बात करेंगे क्या? कल्याणी अम्मा ये मोहिनी अट्टम से सही है ना। मोहिनी अट्टम कहाँ का? केरल का। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का। और झाबेरी बहने ये कथक का नहीं मालूम, ये है मणिपुरी का। झाबरी बहने जो है ये मणिपुरी से संबंधित है, ये है ना, मणिपुरी से, ठीक है, मणिपुरी से। फिर क्या? तो यही आंसर हो गया आपका, सुमेलित नहीं है। संयुक्ता पानीग्राही ये ओडिसी से सही है। हेमा मालिनी जो है भरतनाट्यम से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? इस टाइप के भी प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलता है बार बार, ठीक है। ध्यान रखना, 17वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम करेक्ट आंसर है। इसी टाइप का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन सा है जो कि एग्जाम में आता है? देखिए, 17वीं है। इसी तरह आपसे पूछा जाएगा क्या मालूम? 38वीं समांतर रेखा किस देश के बीच है? फिर आपसे पूछा जाएगा 49वीं समांतर रेखा किस देश के बीच है? फिर आपसे पूछा जाएगा डूरंड रेखा किस देश के बीच है? मैकमोहन रेखा किस देश के बीच है? रेड डिक्लिफ रेखा किस देश के बीच है ना। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि ध्यान रखना आपको। 38वीं समांतर रेखा क्या हो जाएगा? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, है ना। क्या लिखिएगा? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है, दक्षिणी कोरिया। फिर क्या 49वीं समांतर रेखा जो किसके बीच जोड़ता है? तो किसके बीच है? ये अमेरिका और कनाडा के बीच है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है, आपका अमेरिका और कनाडा के बीच है ये आपका 49वीं समांतर रेखा, ठीक है। फिर आपसे मैकमोहन पूछे तो भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। और फिर बात करेंगे रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और रूस और फिनलैंड के बीच कौन सा है? तो वो है मेनरहाइम, है ना। मेनरहाइम एक रेखा है। क्या? मेनरहाइम ये रेखा पूछेगा किसके बीच है? तो ये रूस और फिनलैंड के बीच है, ठीक है। भारत पाकिस्तान बता दिया, रेड क्लिफ है, ठीक है। और उत्तरी और दक्षिण कोरिया कौन सा बताएं? तो ये 38वीं समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिण कोरिया के बीच है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाधि स्थल एवं संबंधित व्यक्ति का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एक बार याद किए थे बचपन में, कैसे मालूम? कि इंद्र की शक्ति जग में समता, यानी कि इंद्र की शक्ति जग में समता, वीर है राजीव लाल विजय, है ना। बापू करे राज चाचा रहे शांत, है ना। ये सब जो है ना स्थल, ये जो घाट है ना, मतलब जो संबंधित समाधि स्थल है वो आपको आ जाएगा सभी इसमें, ठीक है। जैसे इंद्र की शक्ति जग में समता, ये लाइन लिखिएगा ना, इंद्र की शक्ति जग में समता, यानी इंद्र की शक्ति इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल, ये सही हो गया। इंद्र की शक्ति जग में समता यानी कि जगजीवन समता स्थल, इंद्र की शक्ति जग में समता, ठीक है, यानी जगजीवन राम का हो जाएगा समता स्थल, ठीक है। अब वीर है राजीव लाल विजय, है ना। तो लाल विजय यानी कि विजय किसका हो जाता है? लाल बहादुर शास्त्री का, है ना। विजय हो गया लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। वीर है राजीव यानी कि वीर भूमि जो है राजीव गांधी का है। वीर है राजीव लाल विजय यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट हो गया। और बापू करे राज यानी कि महात्मा गांधी जो है बापू इसको बोलते हैं, बापू करे राज यानी कि राजघाट हो गया। चाचा रहे शांत यानी कि
शांति स्थल हो जाएगा चाचा नेहरू का, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वीर है राजीव, यानी राजीव गांधी का है ये, और बापू करे राज, महात्मा गांधी कौन सा राजघाट है, ये वाला नहीं है, ठीक है। यही वाला सुमेलित क्या नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रॉफी और संबंधित खेलों के सही युग्म को पहचाने। मरडेगा कप किससे, तो ये फुटबॉल से है ना। सही युग्म को पहचानने के लिए आपसे पूछा था, तो मरडेगा कप है ये फुटबॉल से, ये यानी कि गलत हो जाएगा, है ना। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। बाकी वॉकर कप है गोल्फ से, ये वाला सही है, आंसर यही हो गया। बाकी विलिंगटन कप जो है ये नौकायन से, है ना, रोइंग या तो नौकायन, है ना, ये विलिंगटन है नौकायन से। एशेज कप जो है ये क्रिकेट से है, ठीक है, यानी कि ये वाला आपका सही था, बाकी गलत है। नेक्स्ट क्या, भारत में प्रथम महिला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, तो कौन सा गलत है ये पूछा। जैसे कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाले भारतीय महिला जो है आशापूर्णा देवी, ये सही है ना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाला भारतीय है वो तो है कौन, आपका जी शंकर कुरूप है, लेकिन महिला में कौन है, आशापूर्णा देवी है। अब प्रथम महिला रेल चालिका सुरेखा यादव है, ये वाला सही है। बुकर सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला अरुंधति राय, ये भी सही है। क्या फिर प्रथम भारतीय महिला मिस यूनिवर्स रीता फारिया, ये नहीं है। मिस यूनिवर्स में कौन है, सुष्मिता सेन है। कौन है, सुष्मिता सेन है, ठीक है, सुष्मिता सेन है। और रीता फारिया क्या रखना है आपको, ये पहले मिस वर्ल्ड है, पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड कौन बनी है, तो रीता फारिया बनी थी, ठीक है। और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन है, ठीक है। तो यहाँ पर मिस यूनिवर्स में दे दिया था रीता फारिया, इसलिए गलत हो गया। रीता फारिया क्या मिस वर्ल्ड है, और सुष्मिता सेन होगा मिस यूनिवर्स पहला है। नेक्स्ट क्या, भारतीय शोध संस्थान और संबंधित शहर का सही मिलान करना है, तो केंद्रीय नारियल, ये नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा आपको मालूम कहाँ, कासरगोड में होगा। नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में होगा। एक का दो हुआ, यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर क्या है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये तो आपको मालूम है उड़ीसा के कटक में है, 2 का 4 होगा, ठीक है, 2 का 4 हो गया। उसके बाद केंद्रीय गन्ना, तो ये है केंद्रीय गन्ना, ये है कहाँ, तो कोयम्बटूर में है ना, कोयम्बटूर में, है ना। इसको भी ऐसे याद करना है जैसे कि आपको याद करना था, चिक चमचे आसी लारा, है ना, कृद कौआ गंटूर तारा, ऐसे याद करते हैं। कृद कौआ यानी कृषि है दिल्ली में, कौआ है ना, जैसे कृद कौआ गंटूर तारा, गंटूर यानी कि गन्ना का हो जाएगा कोयम्बटूर में, तारा यानी कि इस तरह से याद करते हैं। और चिक चमचे आसी लारा है, मतलब चीनी का है, चिक यानी कि कानपुर में, चमचे यानी कि आपका चमड़ा अनुसंधान हो गया चेन्नई में, चमचे है ना, चमड़ा हो गया चेन्नई में, आसी यानी कि आलू हो गया शिमला में, ठीक है। और लारा यानी कि लौह अनुसंधान हो गया रांची में, ठीक है। तो गंटूर तारा ऐसे यानी कि गन्ना का हो जाएगा कोयम्बटूर हो जाएगा, है ना। सी का 1 होगा, तो सी का 1 जो है यानी कि 3 का 1 होगा, किसमें है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यानी कि 53 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। बाकी आलू है जो शिमला में, मुख्य रूप से कहाँ है, शिमला में, लेकिन कई संस्थान है ना छोटे मोटे और भी जगह है, जैसे कि यहाँ कुफरी में भी है ना, ये आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कुफरी में भी है। 4 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के प्रमुख पठार और उनकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है, तो विश्व के प्रमुख पठार है और उसका अवस्थिति कौन सा, देखिए एशिया माइनर ये तुर्की में, ये सही है। टकलामाकन चीन में, ये सही है। और लॉरेंसिया जो है कनाडा में, ये सही है। अलास्का पठार ये यूक्रेन में नहीं बल्कि कहाँ है, अमेरिका में, है ना, ये अमेरिका में, ठीक है, यानी कि यही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 हो गया, अब 55, सही मिलान का चयन करें, तो जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था क्या, गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। न्यूटन जड़त्व का नियम किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। डायनेमो का आविष्कार किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। देखिए डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने, लेकिन डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पर डायनेमो लिखा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइकल फैराडे होगा। परमाणु बम का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, क्या गलत है। परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहाइमर ने किया था ना, ओपेनहाइमर, तीनों गलत है, यानी सही पूछा था ऊपर युक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, गलत युग्म का चयन करें, तो इसमें एस्बेस्टस जो है अग्निशामक वस्त्र बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये तो सही है ना, एस्बेस्टस का इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बेंजोएट ये अचार और मुरब्बे के परीक्षण में किया जाता है, ये भी सही है। एलिथ्रीन का फलों को पकाने में नहीं, एलिथ्रीन नहीं बल्कि एथिलीन का होता है ना, एथिलीन का प्रयोग होता है। एलिथ्रीन क्या, ये कीटनाशक है, ये क्या है, कीटनाशक है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। बाकी आयोडोफॉर्म ये जीवाणुनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उपकरण और उनके उपयोग कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है, ये सही है। वायु दाब मापने का यंत्र है बैरोमीटर, है ना। हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता मापता है, ये भी सही है। हाइग्रो, अब मालूम ये तो यहाँ पर देखिए ये भी गलत है, हाइग्रो है ना, यहाँ पर अगर हाइग्रो देखिएगा
तो हाइग्रो होता है क्या मानो, द्रवों का अपेक्षिक जो मानता है ना, अपेक्षिक घनत्व नहीं, अपेक्षिक आर्द्रता मापता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। और हाइड्रो जो होता है ना, हाइड्रो ये होता है अपेक्षिक घनत्व, ठीक है। यहाँ पर ये वाला गलत है। फिर यहाँ पर देखिए एनीमोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है, ये भी गलत है। एनीमोमीटर में क्या होता है, हवा की गति है, वायु की गति मापा जाता है एनीमोमीटर में। और फेदोमीटर जो समुद्र की गहराई, ये वाला सही है, यानी कि ये तो सही है और ये सही है, और ये भी गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रो होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए क्या, हाइड्रो, ये वाला ड्रो वाला, ठीक है। हाइड्रो मतलब आपको अच्छे से याद भी करवाए थे, घनत्व डेंसिटी वाला पूछेगा तो हाइड्रोमीटर होता है ना, डो से क्या होता है, हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रो यानी कि डो आया, यानी कि डेंसिटी वाला, द्रवों का अपेक्षिक घनत्व बोलेगा तो आंसर क्या होगा, हाइड्रो, डी आया यानी कि डेंसिटी, और द्रवों का अपेक्षिक आर्द्रता मापता है वो होता है हाइग्रोमीटर, ठीक है। यानी कि ये मिस्टेक से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ गलती दे दिया है, ठीक है। यानी कि बी और सी यहाँ पर दोनों गलत है ना। तो यहाँ पर दोनों गलत है, हो सकता है यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो, यहाँ हाइड्रो होना चाहिए था, ठीक है। तो हाइड्रो होगा तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये चीज़ें आपको, ठीक है, यहाँ पर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना। आंसर क्या हुआ, बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है, इनमें से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो ये जो सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता है जो केवल भारतीय को ये प्राप्त है। संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है, संसद सदस्यों की अयोग्यता, ये फैसला कौन करेगा, तो ये देखिए चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति करता है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो राष्ट्रपति को देगा ना, 61 का एक सही है। नेक्स्ट क्या, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो अनुच्छेद 32 के तहत है ना। जो पूछा जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत, हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसमें, अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद 32 को कहा था। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत है, समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा, तो विद्युत, विद्युत क्या है, समवर्ती सूची के अंतर्गत है। देखिए क्या 3 सूची बांटा गया था, 7वीं अनुसूची में जो है 3 यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। जो मूल संविधान में संघ सूची में कितना विषय था, 97, और राज्य सूची में कितना विषय था, 66, और समवर्ती सूची में कितना था, 47। वर्तमान में क्या पोजीशन है, तो ये 97 से क्या हो गया, अभी संघ सूची में 100 विषय, और फिर क्या हुआ कि 6 विषय जो है इसका राज्य सूची का, उसमें निकाल करके समवर्ती सूची में 5 विषय, 5 विषय क्या है इससे निकाल करके इसमें समवर्ती सूची में डाल दिया। यानी कि वर्तमान में अभी क्या हो गया, राज्य सूची में 5 घटा दीजिए यानी 61 विषय, और इसमें 5 जोड़ दीजिए यानी कि समवर्ती सूची में 52 विषय अभी, ठीक है। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है, आपातकाल से संबंधित मालूम है आपको, 352, 356, 360 है, ये वाला नहीं है। 352 में क्या राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में क्या है, वित्तीय आपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है, तो मौलिक अधिकार कौन नहीं रहा, संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि इसको 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर और एक क्या है, विधिक अधिकार बना दिया गया, अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को अभी हाल ही में क्या किया, टाइगर रिजर्व घोषित किया है, तो ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, पुस्तक एवं लेखक की कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए फिर उगना करंट अफेयर से रिलेटेड है, ये सही है ना, पार्वती तिर्की। फिर बात करेंगे क्या, 9 यार्ड साड़ीज, इसका प्रशांति राम है क्या, तो ये वाला यहाँ पर क्या सही है, ठीक है। और फिर क्या, वाई इंडिया मैटर्स, इसका एस जयशंकर है, ये भी सही है। पूछा था कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी सुमेलित है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 67 का डी। नेक्स्ट क्या है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ लिया, तो 10वीं बार शपथ लिया, ठीक है। तो एनडीए को पूछे कितना सीट मिला था, तो 202 सीट मिला था, है ना, जिसमें कि अगर आरजेडी को पूछे, आरजेडी को 25 सीट मिला, और बीजेपी को इसमें कितना मिला था, 89, और जदयू को कितना मिला था, 85 सीट मिला था, है ना, तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें एनडीए को कितना 202 सीट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लांगटांग घाटी स्थित जो है, लांगटांग घाटी में स्थित किस ग्लेशियर को हाल ही में मृत घोषित किया गया है, काफी महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट कतई जहर प्रश्न ये वाला है ना, याला ग्लेशियर है ना, मृत घोषित किया गया, पूछेगा किस देश में है, तो बता देना क्या, नेपाल में, ठीक है, ध्यान रखना है, कहाँ है, नेपाल में। तो लांगलाट घाटी में स्थित किस ग्लेशियर को, तो याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया, याला ग्लेशियर कहाँ है, तो ये नेपाल में स्थित है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर आपका 70 में क्या है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो ये बन गया कौन, उत्तराखंड है ना। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में, समान अंक वाला में 4-4, ठीक है। और यहीं पर पूछा जाएगा इसी तरह क्वेश्चन याद रखना है, पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, तो उल्लास योजना के तहत पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है, मिजोरम बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पर कौन रहा है, तो उड़ीसा है ना, शीर्ष पर कौन रहा है, उड़ीसा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, अमेरिकी राष्ट्रपति, अब देखिए ये सब क्वेश्चन क्या काफी महत्वपूर्ण है, समझ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन जितने भी है ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के नागरिकों पर यात्रा प्रतिबंध लगाते हुए रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, तो रेड लिस्ट में किसे, ईरान को डाल दिया गया, ठीक है। यहीं पर आपको याद रखना है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वर्तमान में क्या राष्ट्रपति है, किस क्रम के, 47वें राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्या, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है, तो ये क्रिस्टी कोवेंट्री, कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री वर्तमान में और पहली महिला अध्यक्ष बनी है ओलंपिक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का, है ना। इससे पहले कौन था, थॉमस बाक था, है ना। तो ये ध्यान रखना, क्रिस्टी कोवेंट्री अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की महिला अध्यक्ष है। IM-2 मिशन चंद्रमा के किस क्षेत्र पर केंद्रित मिशन है, तो ये किस क्षेत्र पर केंद्रित है, तो ये है दक्षिणी ध्रुव पर, है ना। चंद्रयान 3 जो लैंड किया था कहाँ, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंड किया था। नेक्स्ट क्या, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया, तो ये कहाँ हुआ था, बिहार में, है ना। बिहार के 5 शहरों में हुआ था और इसका जो शुभंकर था क्या, गज सिन्हा था, है ना, गज सिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए वही क्वेश्चन है शायद कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था, गज सिम्हा, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये रंजना प्रकाश देसाई को, रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्या, त्यौहार और स्थल को सही सुमेलित करना है, तो इसमें देखिए जो आसान आसान है उसको पहले मिला लीजिए, जैसे सरहुल क्या, काफ़ी आसान है ना, कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, ये सरहुल कहाँ का है, झारखंड का है, ये हो गया। फिर चापचर कूट जो है, चापचर कूट है मिजोरम का, याद रखना भी आसान है, कैसे, चापचर लास्ट में ये आ रहा है बीच में, चापचर, देखिए वॉइस में इसको रिलेट करिए, मिजोरम, चापचर मिजोरम, चापचर मिजोरम, चापचर मिजोरम, है ना। तो चापचर कूट कहाँ है, तो मिजोरम में है। सरहुल कहाँ हो गया, आप देखिए इससे मिलाइए, 3 का डी हुआ है ना, 3 का डी इसमें नहीं है, बाकी में है, और 4 का बी, 4 का बी इसमें नहीं है और बाकी 2 में है, ठीक है। अब उसके बाद मिलाइएगा त्रिशूरपुरम, त्रिशूरपुरम कहाँ है, तो ये भी याद रख लेना है, आसानी है ये, त्रिशूरपुरम ये आपको मिलेगा कहाँ, तो ये है केरल में, है ना। त्रिशूरपुरम क्या है, केरल में, 2 का 1 होगा, तो 2 का 1 यहाँ पर किसमें, इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो गया आपका, ठीक है। बाकी क्या है, एक और कौन बच गया, बोनालू, बोनालू हो जाएगा, लो से रिलेट कर लेना है इसको, बोलांडू तेलंगाना, बोनालू तेलंगाना, बोनालू कहाँ है, तेलंगाना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बजट 2025-26 में दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन हेतु किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, तो किस दाल पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, तो ये मूंग पर नहीं दिया गया, ठीक है। बाकी जो उड़द है, अरहर है और मसूर पर दिया गया है, ठीक है, मूंग पर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025-26 में MSME में निवेश एवं टर्नओवर की संशोधित सीमा कौन सी है, तो कौन सी है, देखिए सूक्ष्म निवेश पर 2.5 करोड़ और टर्नओवर पर 10 करोड़, ये वाला सही है। लघु निवेश पर 25 करोड़ और टर्नओवर कितना, 100 करोड़, ये भी सही है। मध्यम निवेश पर 125 करोड़ और टर्नओवर इसका 500 करोड़ होना चाहिए, ये भी सही है, यानी सभी सही है। नेक्स्ट क्या है, मिशन लाइफ की अवधारणा किस सम्मेलन के दौरान पेश किया गया था, मिशन लाइफ, तो ये पेश किया गया था कब, तो ये बात है COP26 के समय, है ना, COP26 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यहाँ पर करेंट अफेयर से क्वेश्चन चीज़ें याद रखना है, क्या मालूम, देखिए COP29 पूछा जाएगा जो कि 2024 में हुआ था, कहाँ, अजरबैजान की राजधानी बाकू में हुआ था, कहाँ, अजरबैजान की राजधानी बाकू में COP29 हुआ, जो कि जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन जो होता है COP29 उसे बोला जाता है। COP30 पूछेगा, है ना, COP30 ये कहाँ हुआ, तो ये अपना ब्राज़ील में, 2025 में हुआ, ये ब्राज़ील में, ठीक है। अब COP26 कहाँ होगा, तो 2026 में होगा, तुर्की में, कहाँ, तुर्की में होगा 2026 में। नेक्स्ट क्या है, मिशन लाइफ का भारत का लक्ष्य 2028 तक कितने प्रतिशत निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाना है, तो कितना, 80%, कितना, 80% पर्यावरण को अनुकूल बनाना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैनिक सिनर ने जीता है। अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे होंगे उनको मालूम होगा, ये हर शिफ्ट में इससे जितना भी प्रश्न आता है ना, सभी प्रश्न पूछा है, अभी हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता से, जिसमें ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये सब क्या प्रश्न ऐसे हैं जो कि आते रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है, इसमें 4 टूर्नामेंट होता है, सीरियल से आपको रखना है, याद रखना है, पहले कौन होता है, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। देखिए पहले कौन सा होता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, ऑस्ट्रेलिया से शुरू होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद होता है आपका फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है, उसके बाद होता है विंबलडन ओपन, उसके बाद होता है US ओपन होता है, ठीक है।
ठीक है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष एकल का विजेता याद रखना है आपको, फिर महिला एकल का विजेता याद रखना है आपको, ठीक है। ये दोनों कम से कम ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। तो पुरुष एकल का विजेता याद रखना आपको कैसे है, देखिए पहला कौन जीता, तो जैनिक सिनर ने जीता, सीरियल से बताएंगे, ध्यान रखना है। और फ्रेंच ओपन का किसने जीता, कार्लोस अल्काराज ने जीता, ठीक है। अब इसको याद करना आसान हो जाएगा, कैसे, देखिए ये जो जैनिक सिनर है और कार्लोस अल्काराज है, यही दोनों क्या हुआ फिर आगे रिपीट हो गया, यानी कि विंबलडन का कौन जीता, तो यही जैनिक सिनर जीता, और फिर क्या होगा, फिर आप आ गया कौन, कार्लोस अल्काराज आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, याद करना है जेके है ना, दोनों यही है ना, जेके यानी कि पहला दूसरा फिर वही है तीसरा चौथा, है ना, पहला दूसरा जो है वही है तीसरा चौथा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का जेनिक सिनर, फ्रेंच ओपन का विजेता कौन हो गया, कार्लोस अल्काराज, फिर विंबलडन का कौन हो गया, जेनिक सिनर, फिर यूएस ओपन का कौन हो गया, कार्लोस अल्काराज, ठीक है। तो इस तरह से याद करना है, जेके ये आपको पुरुष वाला याद हो गया। महिला वाला याद करना है, तो 4 है उसमें अलग अलग है जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में पहला जो है शुरुआत हुआ था, तो मेडिसिन से शुरू करना है, ठीक है, किससे, तो मेडिसिन किज ने जीता, किसने, मेडिसिन मेडिसिन ने जीता था, इसका नाम है मेडिसिन, ठीक है। तो इसको याद रखना है, पहले क्या महिलाओं में मेडिसिन देना है, ठीक है। तो मेडिसिन हो गया, उसके बाद है कोकोगाफ, जो फ्रेंच ओपन वाला दूसरा है, ये है कोकोगाफ, और तीसरा जो है ईगा स्वीटेक है, तीसरा ईगा स्वीटेक, चौथा कौन सा जीता, तो आर्जेना सवालेंका, कौन, आर्जेना सवालेंका। बस 2 तो याद रखिए, बाकी क्या ऑप्शन छांट के भी आंसर लगा देते हैं, ठीक है। देखिए पहला तो मेडिसिन देना याद रहेगा, और ये वाला जो यूएस सवालेंका है ना, यूएस सवालेंका, तो लास्ट वाला जो यूएस कौन जीता, सवालेंका ने जीता, ठीक है, आर्जेना सवालेंका, ठीक है। ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको, मतलब ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, ठीक है। बाकी चीज़ें क्या है, ग्रैंड स्लैम पर तो है, किस खेल से संबंधित है, ये टेनिस से संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये किस मैदान पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट और लास्ट जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो है ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ये घास के मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन ओपन जो है ये घास के मैदान पर खेला जाता है, ठीक है। तो इतनी सारे सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईसीसी अवार्ड्स 2024 में वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया, स्मृति मंधाना को दिया गया है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, स्मृति मंधाना। ये स्मृति मंधाना वही है जो कि सबसे ज़्यादा तेज शतक लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गया, भारतीय महिला खिलाड़ी बोलिए, या तो ओडीआई में पूरे में बताइए ना, 52 गेंद में लगाया था विराट कोहली, और ये 50 गेंद में ओडीआई क्रिकेट में शतक लगाया, तो यही स्मृति मंधाना है। नेक्स्ट क्या है, खो खो विश्व कप 2025 जीतने वाले भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी, तो खो खो ये कप्तान पूछ रहा है, ठीक है। तो कप्तान कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ये प्रिसिका इंगोले करेक्ट आंसर है। अब देखो खो खो विश्व कप याद रखेंगे, क्या खो खो विश्व कप पूछेगा 2025 का विजेता कौन है, तो भारतीय है ना, किसने जीता, भारतीय टीम ने जीता, भारत जीता। खो खो विश्व कप महिला टीम का विजेता कौन है, तो वो भी भारत ने जीता, और दोनों में उपविजेता कौन है, नेपाल है, ठीक है। संयोग से क्या दोनों में उपविजेता नेपाल है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो पुरुष और महिला दोनों का विश्व कप का खिताब खो खो वाला विश्व कप किसने, ये भारत जीता है, दोनों में उपविजेता नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 86 में, क्या जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे निर्मम बोला जाता है। व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद बी प्लस आकुल है। नेक्स्ट क्या है, तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए, तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तुम स्कूल कल स्कूल क्यों नहीं, व्हाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, है ना। एंटीसिपेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द है, तो एंटीसिपेशन मतलब क्या था, पूर्वानुमान लगाना है ना, पूर्वानुमान यहाँ पर सही है। फिर क्या पृष्ठांकन का अंग्रेजी क्या अर्थ क्या होगा, तो पृष्ठांकन मतलब एंडोर्समेंट होता है ना, एंडोर्समेंट। नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप अलग अलग तरीके से बनाते होंगे, यहाँ भी एक तरीका सीख लीजिए, बाकी ये भी आप हो सकता है जानते होंगे। देखिए जब आए ना 200 लीटर अल्कोहल के बिलियन में 30% अल्कोहल है, बिलियन में इसे 50% बनाने के लिए कितना अल्कोहल मिलाया जाना चाहिए। इस टाइप का प्रश्न जब भी आएगा तो कैसे बनाना है, देखिए जो ये लिखा हुआ है क्या 200 जो लिखा हुआ है 200 यहाँ पर लिख दीजिए, और ये जो दोनों है टाइप आपको समझ लेना है, टाइप क्या है, देखिए 200 लीटर अल्कोहल के बिलियन में 30% अल्कोहल है, अब बिलियन में पूछा कितना बिलियन, इसे 50% बनाने के लिए कितना अल्कोहल मिलाया जाए, तो इस टाइप के जब भी प्रश्न आएगा डाटा मान के चलिए चेंज रहेगा, यहाँ 20 रहेगा, यहाँ 30 रहेगा, 50 रहेगा, ठीक है। कैसे बनाना है, देखिए जो दिया हुआ है 200 लीटर लिख दीजिए, अब गुना में ये दोनों का अंतर लिखिए, 50 और 30 का अंतर क्या है 20, ठीक है। अब बटन में क्या लिखना है, तो बटन में क्या कितना हो गया है ना, क्या बोला कितना हो गया, जैसे कि कितना हो रहा है 50% बनाने के लिए, तो ये जो लास्ट वाला है ना 50% बनाने के लिए वो 50 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। यही आंसर हो गया, काटिए ना इसको, 50 से 4 बार में कट गया और 20 चौक 80, यही आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर बी है ना। किसी टाइप का इस टाइप के जितने भी प्रश्न आता है ना आप बना कर देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा, ठीक है, इसी तरह आएगा, सबका आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है फिर समझिए, 200
गुना ये दोनों का अंतर कितना हुआ 20। अब बटा में क्या लिखना है, कितना हो गया 50, 50 कर दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन ये वाला आपको पसंद आया जरूर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, क्या अगर 30% अल्कोहल है, अगर पूछेगा ना कि विलियम को मान के चलिए यहाँ दे देता क्या 20% बनाने के लिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ देखिए 30 से कम हो गया। ठीक है, अगर ज़्यादा हुआ तो सेम चीज़ें आपको नीचे कर देना, अगर कम हुआ तो 100 में से घटा कर लिखना है नीचे। क्या करना है देखिए, बाकी चीज़ें सब वही रहेगा, जैसे 200 अंतर में क्या यही दोनों 200 गुना ये दोनों का अंतर लिखना है 20। ठीक है, अब बटा में क्या लिखना है, तो यहाँ पर देखेंगे कि 30% था, अब 20% हो यानी कम हो गया, तो 100 में से घटा कर लिखेंगे, 100 में से इसको घटा दीजिए यानी बटे में 80 लिखिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगर ज़्यादा हो रहा है तो सेम चीज़ें वही बना दीजिए जो कि अभी हम बना के आपको दिखाएं, जो कि 80 आंसर आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्रमशः दिया हुआ है इतना, जैसे विक्रय मूल्य क्या है 5400 और क्रय मूल्य क्या है 5200, यदि उस वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है ना, अगर अंकित मूल्य पर कोई छूट न दी जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए हुआ क्या, यह क्या बोला कि ये वस्तु 10% की छूट दी जाती है, तो 10% का छूट दिया जाता है ना, तो छूट देखिए अंकित मूल्य होता है, कोई भी मार्केट प्राइस होता है 10% छूट देते हैं तभी वो विक्रय मूल्य आता है। यानी कि ये जो विक्रय मूल्य आया है ना, कौन सा विक्रय मूल्य, ये 5400 जो आया है, यानी कि 10% की छूट इस पर मिला हुआ है। ठीक है, तो यानी मार्केट प्राइस पहले निकालेंगे ना, अंकित मूल्य निकालेंगे, तभी तो आगे बनाएंगे कि अंकित मूल्य पर कोई छूट नहीं देंगे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो अंकित मूल्य और इसका जो क्रय मूल्य जो रहेगा तो उससे क्या हुआ लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, तो पहले अंकित मूल्य निकालेंगे। तो अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, तो देखिए अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद आया 5400। ठीक है, तो अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, होल वैल्यू का इसका उल्टा गुना कर देना है। 10% छूट दिया था यानी कि 9/10 इसका होल वैल्यू आ गया, तो 9/10 का उल्टा गुना करना है क्योंकि पीछे जाना है ना, मार्केट प्राइस में जाना है, तो उल्टा गुना करिए 10/9 है ना, तो क्या हुआ 9 छक 54, 6 बार में कटा, 2 शून्य यहाँ 1 शून्य यहाँ, कितना हुआ 6000, यानी मार्केट प्राइस आ गया इसका कितना 6000, यानी कि अंकित मूल्य 6000 हो गया। और ये क्या बोल रहा है आगे कि अगर अंकित मूल्य पर कोई छूट ना दिया जाए, मतलब कोई छूट नहीं दिया जाए, इसका मतलब क्या, अंकित मूल्य पर ही अगर बेच दिया जाए तो 6000 में अगर बेचेंगे और क्रय मूल्य अपना कितना है तो 5200 है, कितना लाभ होगा 800 रुपये का लाभ होगा, होगा कि नहीं, 6000 में बेचना है और क्रय मूल्य आपका 5200 है तो 800 रुपये का लाभ होगा। तो प्रतिशत निकालना है तो बटे में क्या करेंगे क्रय मूल्य डाल देंगे, क्रय मूल्य क्या होता है 5200 है, तो गुना 100 करिए आंसर आ जाएगा, है ना। डबल शून्य से ये डबल शून्य कट गया, फिर इसको 4 से काटिए तो 200 बार में कट जाएगा, फिर ये भी 4 से कटेगा 13 बार में, अब इसको काटिए 13 से भागा दीजिए 200 में, 13 का ये 13 और बच गया कितना 7 पर शून्य, यानी 13 छक 78 नहीं 13 पचे 65, 5 बार में कटेगा 15, 15 कहाँ पर है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजू एक कार्य को 28 दिनों में कर सकता है, सोनू द्वारा कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है यदि सोनू की कार्य क्षमता राजू की कार्य क्षमता से 40% अधिक है। तो जब इस टाइप के देने कि कार्य क्षमता अधिक है तो पहले इसको रेशियो में लिखिए, जैसे सोनू की कार्य क्षमता क्या बोला कि राजू की कार्य क्षमता से 40% अधिक है, 40% का मतलब क्या हुआ 2/, 20 20 दूनी 40, 20 5 100, 2/5 हुआ, अधिक बोला सोनू क्या बोला अधिक, तो इसमें जोड़ देते हैं यानी कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा 7/5 हो गया ना, यानी सोनू 7 हो गया और राजू क्या हुआ 5 हो गया। अब क्या बोला राजू एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, यानी कि राजू जो 5 कैपेसिटी वाला है ये कितने दिन में कर सकता है 28 दिन में कर सकता है, यानी कि टोटल जो कार्य का वर्क कैपेसिटी हो गया कितना 5 गुना 28। अब बोला क्या कि तो सोनू द्वारा कार्य को कितने दिन में आता है, यानी कि सोनू यानी कि 7 कैपेसिटी वाला कितने दिन में करेगा, तो बटा में 7 कर दीजिए आंसर आ गया 7 चौक 28 यानी कि 5 चौक 20, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए आपको समझाते हैं थोड़ा समय लगता है, बाकी काफ़ी इजी से बन जाता है। ठीक है, जैसे बोला कि 40% अधिक, तो 40% अधिक यानी कि 7/5, और जैसे बोला क्या राजू कितने 28 दिन में काम करता है, तो 5 गुना 28 अब बटे में 7 करिए आंसर 7 चौक 28 5 चौक 20 है ना। तो आपको बताते हैं थोड़ा इसलिए समय लगता है, बाकी काफ़ी इजी से ये सब देखते साथ बन जाएगा, है ना। बस 1-2 बार प्रैक्टिस करिए काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 यहाँ लिखा है 25 यहाँ लिखा है 23 यहाँ पर 123 यहाँ 216 यहाँ 341 है, ये क्या समझ में आ रहा है, देखिए 2 का क्यूब क्या होता है तो 8 होता है ना, तो 2 का क्यूब -2 किया है, 3 का क्यूब -2 किया है। ठीक है, फिर उसमें भी हम लोग क्या करेंगे 4 का क्यूब करेंगे -2 कर देंगे, तो 4 का क्यूब 64 -2 करेंगे आंसर आ गया। ठीक है, देखिए बाकी आगे आगे भी वही है, 5 का क्यूब -2 है, 6 का क्यूब -2 है। ठीक है, यानी आंसर क्या हुआ बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि बेलन की ऊंचाई में 30% की वृद्धि होती है उसके आधार में कितना प्रतिशत का कमी होगा, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये ए बी फार्मूला पर बना हुआ है। ठीक है, तो ए बी फार्मूला पर क्या होता है, जैसे दो चीजें हैं बढ़ता है या घटता है लगातार, तो उसमें क्या ए बी फार्मूला पर लगा देते हैं, तो ए बी फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 है ना। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि 30% की वृद्धि किया, 30 यहाँ लिख दीजिए, फिर क्या हुआ कि
प्लस तो लिखते हैं, लेकिन क्या हुआ 15% कम ही बोला, तो यहाँ पर 15 कम ही कर दीजिए। फिर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, दोनों का जो चिन्ह का गुणनफल होता है, यानी कि प्लस माइनस के इंटू क्या होगा, माइनस ही होगा, और माइनस ए बी, यानी कि 30 गुना 15, 30 गुना 15/100, यही आंसर है आपका। ठीक है, देखिए 30 में से 15 चला गया, कितना बचा 15। फिर इसको शून्य से एक शून्य काटिए, तो फिर बचा क्या, 15 45/10, 45/10 मतलब 4.5। अब 4.5 इसमें माइनस कर दीजिए, तो 15 में 4.5 घटाएंगे, कितना आएगा 10.5। 10.5 कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन डी में 10.5 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कमरे की फर्श में टाइल्स लगाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जब कमरे की माप 1295 सेंटीमीटर है और 395 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, देखिए इसमें क्या हुआ, बोला क्या, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या। तो देखिए अगर कोई कमरा है, ठीक है, न्यूनतम संख्या, जब वर्गाकार टाइल्स है ना, न्यूनतम संख्या कब होगी, जब बड़ा से बड़ा टाइल्स लगाएंगे ना, तब कम संख्या होगी ना। जब बड़ा से बड़ा खूब टाइल कर देंगे तो क्या कम होगा। तो बड़ा से बड़ा मतलब क्या होता है, पहले HCF इसका निकालना है। तो 1295 और 385 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा मालूम, 35 आएगा। ठीक है, 35 आएगा। अब क्या करना है, कितने न्यूनतम संख्या निकालना है। तो इसके देखिए एक की लंबाई कितना 1295, तो 35 का HCF आ गया। अब इससे भागा देंगे 35 में। ठीक है, और कितने टाइल्स होगा, ये वाला इतने टाइल्स हो गया, और ये टाइल्स हो जाएगा 385 वाला, कितना टाइल्स हो जाएगा, तो 35 से इसमें भागा देंगे। ठीक है, तो 35 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा कितने बार मालूम, ये कट जाएगा आपको 35 से जब काटिएगा तो 7×5 = 35, यानी कि ये 37 बार में कटेगा। ठीक है, ठीक है, और फिर इंटू में करिए, ये 35 ये काटेगा 11 बार में। ठीक है, 35 दें कितना हो 350, और फिर 35 जोड़ेंगे 385, 11 बार में कटेगा, यानी कि 37 गुना 11 करिए, आंसर आ जाएगा। तो 11×7 = 77 है ना, और 77 के साथ बाकी 7, और 11×3 = 33, और 7 40 है ना, 407। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक क्या बोला, एक विशिष्ट कूट भाषा में रोड को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो ये इसमें क्या हो रहा है, देखिए रोड है ना, मतलब आर का क्या है, यहाँ पर लिखा आई, आर देखिए 18वें स्थान पर है। ठीक है, आर क्या है 18वें स्थान पर है, और ये उल्टा अगर देखेंगे आर किस स्थान पर है, तो 9वें स्थान पर है उल्टा, यानी जेड से अगर देखेंगे राइट साइड से, जैसे ABCD से लेफ्ट साइड से ये 18वें स्थान पर है, अगर लेफ्ट साइड से देखें तो ये 9वें स्थान पर है। आर क्या है, इधर से देखेंगे 9वें स्थान पर है, तो 9वां स्थान पर क्या आता है, यहाँ पर लिख दिया आई। ठीक है, तो यहाँ पर 9वें स्थान पर क्या आता है, लेफ्ट से आई आता है, तो आई लिख दिया। ठीक है, और किसी भी अगर आपको हम बताए थे क्या, किसी भी अगर लेफ्ट साइड से अगर 18वां है, तो दाहिने साइड से अगर उल्टा निकालना है स्थान, तो कैसे निकालेंगे, जोड़ के 27 पूरा देते हैं, वही उसका स्थान हो। जैसे 18वें पर है तो कितना जोड़ेंगे, 27 आ जाएगा, 9 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, यानी कि 9वें स्थान पर है आर, है दाहिने साइड से, है ना, उल्टा साइड से। ठीक है, तो इसमें भी क्या किया है मालूम, ये जो 18 है जोड़ के 27 पूरा दिया, लिखते गए, देखिए 18 9 27, फिर देखिए 15, यहाँ पर लिखा 12 12 27 हो गया, एक है यहाँ, और यहाँ पर 26 जोड़ा 27 हो गया, यहाँ 4 है, यहाँ पर देखिए 23वें स्थान पर है डब्ल्यू 27 हो गया, इसको भी जोड़ के 27 पूरा दीजिए। तो यहाँ जैसे 19 है, 19 में कितना जोड़ेंगे, 27 हो जाएगा, तो 19 में 8 जोड़ेंगे, तो 8वें स्थान पर क्या आएगा, एच आएगा, है ना, एच आ गया। फिर क्या हुआ, 9 है यहाँ पर, आई है 9वें स्थान पर, कितना जोड़ेंगे 27 आ जाएगा 18, तो 18 पर कौन है, तो आर है, यानी कि एच आर यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ना, एच आर, बाकी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, समझ गया है ना, जोड़ के 27 पूरा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रामू एक पंक्ति में बाएं छोर से 13 में, बाएं छोर से यहाँ पर क्या है 13वें स्थान पर है, फिर दाहिने छोर से ये भी क्या है 14वें स्थान पर है। तो ये देखिए बाएं छोर से 13वां बोला, फिर दाएं छोर से 14वां बोला, तो ये जो 13वां 14वां 2 बार गिनती हो गई ना, इसलिए क्या करते हैं, कुल जब निकालना हो तो दोनों को जोड़ के एक घटा देते हैं, यानी कि 13 और 14 कितना होगा 27, एक घटा दीजिए, आंसर आ गया 26, है ना, 98 का ये हो गया। नेक्स्ट क्या, 420 के कितने गुणक जो है अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जैसे 2, यहाँ पर क्या इसमें 2 है ना, तो 2 क्या अभाज्य संख्या है, देखिए 3 से भी कटेगा ये, 3 भी क्या अभाज्य संख्या है, और फिर अभाज्य संख्या आगे जाइए 5, 5 से भी कटेगा ये, तो 5 अभाज्य संख्या है, 7 से भी कटेगा, 7×6 = 42, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इतना से अभाज्य संख्या जो इससे ये कटेगा, यानी कि 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः इतना और इतना है। तो जब आपको मिश्र धन दे दे और 2 वर्ष और 3 वर्ष, जैसे इस तरह से 2 दे, तो क्या हुआ, इसका अंतर यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 + r/100 है ना, और यहाँ पर क्या लिखते हैं वर्ष का अंतर, यानी कि 2 और 3 का अंतर क्या हुआ 1 है ना, तो पावर में क्या लिखते हैं वर्ष का अंतर। अब बराबर में क्या, बड़का बटे छोटका, बड़का क्या है 10 648, और बटा में छोटका लिख दीजिए, है ना 96 80। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करिए, तो इसको जब काटेंगे तो इसको देखिए 4 से काटिए पहले, तो ये 4 दूनी 8, इस तरह से कटेगा 26 62 में। ठीक है, फिर इसको 4 से काटिएगा तो ये कटेगा 24 20 में। ठीक है, फिर ये कट जाएगा कितना से, आपको 2 से कट रहा है, ये 1331 आएगा, और ये कटेगा कितना 121 0, यानी कि 1210। ठीक है,
ये कट गया। अब क्या करिए, एक को है ना उधर माइनस कर दीजिए इधर, ठीक है। जब एक को माइनस कर देंगे इधर क्या बचेगा, आर बटे 100 बचेगा। तो एक को उधर माइनस कर देंगे तो आपको क्या आएगा, आर बटे 100, आर बटे क्या हुआ 100। अब बराबर में आपको आएगा 121 और बटे आपको 1210, ठीक है। जब 1321 में 1210 घटाएगा यही आएगा 121 आएगा। तो एक शून्य से एक शून्य कट गया और 121 से 121 कट गया। तो आर बराबर क्या होगा 10 इधर कर दीजिए, आर बराबर क्या होगा 10%। तो पहले क्या हुआ, ब्याज हमको रेट जो है ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो मूलधन निकालेंगे। तो रेट निकल गया अपना 10%, ठीक है, 10% निकल गया। आप देखिए रेट 10% निकल गया। आप बोला क्या 2 वर्ष में कितना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। तो मूलधन जो है 2 वर्ष में इतना हो गया। तो मूलधन कितना हो गया, इसका होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दीजिए, यानी कि 9680। अब इसका उल्टा गुना देखिए, वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज में तो बढ़ता है, तो होल वैल्यू इसका क्या होगा 10% का होल वैल्यू क्या होगा 11/10 होगा ना। तो इसका उल्टा गुना करिए, यानी कि 10/11, ठीक है। 2 वर्ष में बोला यानी 2 बार गुना करिए, ठीक है। 11 से काटिए, 11×88, फिर 11×88, फिर 11 से कटेगा 11×88, ठीक है। यानी 1 शून्य 2 और 3 शून्य, 8 पर 3 शून्य, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एक बार और देख लीजिएगा, जिसको मैथ में थोड़ी सी कठिनाई है, जो जिसका मैथ वीक है, बाकी जो लोग मैथ पढ़े हैं बढ़िया से तो उनको तो तुरंत समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जिनको नहीं आया तो आपको क्या 2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका एडिटोरिया वॉल्यूम 3 का आपका टेस्ट नंबर 2 होता है समाप्त, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगले वीडियो कौन सा आएगा, तो आएगा आपका जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है ना, ऑफलाइन फ्री निःशुल्क टेस्ट जो चल रहा है उसका वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो लगभग वीडियो आपको आ जाएगी कितने 2 या ढाई बजे या 3 बजे के आसपास आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, टेलीग्राम का लिंक है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन कर देंगे आपको टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से भी आप जुड़ जाएँ, वहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है और पीडीएफ भी दिया जाता है, ठीक है। पीडीएफ भी आपको, इसका पीडीएफ हो चाहे ऑफलाइन टेस्ट का, सभी पीडीएफ डाला हुआ है, ठीक है। तो जो लोग नए टेलीग्राम से जुड़े वहाँ पर जुड़ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।